इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आजाद भारत में पहली बार निर्णायक सरकार। आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। विकास की बयार, विजन में दम, आत्मनिर्भर हम। आज देश एक साथ इतने व्यापक रिफॉर्म्स देख रहा है क्योंकि आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। प्राइवेट के लिए आगे भी खोलेंगे रास्ता, जहां जरूरी नहीं वहां छोड़ेंगे वास्ता। और जहां सरकार की आवश्यकता नहीं है ऐसे ज्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन कर रही है। अब की बार ऐतिहासिक सुधार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पिछले 7 वर्षों में देश में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ जो पहले के 7 दशकों में नहीं किया जा सका। कौन से ऐसे फैसले हुए जिनको पहले भी लिया जा सकता था लेकिन नहीं लिया गया या जिनसे परहेज किया गया। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर बहस हमेशा गर्म रहती है, सोशल मीडिया में भी, राजनीतिक मंचों पर भी और चौक चौराहों पर भी। केंद्र सरकार के बारे में सत्तारूढ़ दल का हमेशा से ये दावा रहता है कि उसने जो इच्छा शक्ति दिखाई वो अगर 7 दशक में दिखाई जाती रही होती तो देश के हालात कुछ और होते। तो प्रतिपक्ष हमेशा से ये कहता आया है कि इस सरकार ने देश के विकास की गाड़ी में अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, या तो उसके पुर्जे बेचने का काम किया है या फिर बदलने का। तो आज इस मुद्दे पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि केंद्र में देश की सबसे निर्णायक सरकार कैसे, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण समझदारी या मजबूरी, और कड़े सुधार बनाम प्रैक्टिकल अप्रोच में कहां खड़े हैं हम। राजेंद्र आर्य साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सीए साहब हैं रघुवीर पूनिया जी। मनीष पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारिक साहब, जो बात कही गई कि निर्णायक सरकार ऐसी पहले कभी नहीं थी, न भूतो, किन फैसलों के संदर्भ में, किन निर्णयों के संदर्भ में देखें इस बात को? मनीष पारिक साहब। निश्चित तौर पर बात यह है कि कश्मीर में जो आतंकवाद था वहाँ पत्थरबाजियाँ होती रहती थी और उस विषय पर एक बड़ा फैसला हुआ धारा 370 और 35A के बारे में। सबसे मैं उसको कैटेगराइज करता हूँ सबसे बड़े फैसले के रूप में। दूसरी बात, जो पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया है और उसमें आपने देखा कि सार्क सम्मेलन में कोई भी देश जाने को राजी नहीं हुआ, रावलपिंडी इस्लामाबाद का काम ठप हो गया। तो वो एक बड़ी हार थी उनकी दो, जिसमें बीजेपी की जो सरकार है, भारत की सरकार है, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा विजय हासिल करी और पाकिस्तान को अकेला अलग थलग डाल दिया। पहली बार आतंकवाद पर चोट हुई है, आपने देखा है। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार है उस पर चोट भाजपा ठीक प्रकार से कर पाई कि पहले करोड़ों के घोटाले होते थे, अभी कोई घोटाले का नामो निशान नहीं दिखता है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इन जनरल हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा है और ठीक इसी प्रकार से जो भारत की जो फिजिकल डेफिसिट रेट विषय था उसमें भी और देशों से उन्नति हमने प्राप्त करी है, ज़्यादा आगे आए हैं। तो ऐसे करके 7 से ज़्यादा बिंदु हैं जिनमें ऐतिहासिक बात हुई। एक साथ 100 आप मंगलयान की बात, सबसे सस्ता मंगल पर प्रक्षेपस्त्र हो गया है और चांद पे 100 सैटेलाइट एक साथ हमने लॉन्च किए हैं, ये भी पहली बार हुआ है। तो ऐसे मुझे लगता है 1 दर्जन से ज़्यादा फैसले ऐसे हैं जो भारत सरकार को ऐसा अनूठी सरकार बनाते हैं जिसने मजबूत फैसले लिए हैं। हम डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि आलोचनाओं को सहन करते हुए भी वहाँ डटे रहे, तो उसका परिणाम सुखद रहा। तो ठीक है मनीष जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे तो हैं? मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक है, सही राम मंदिर का फैसला इस दौरान आ गया है जिसके बारे में 1400 साल तक बात हुई थी। ठीक है, आपने एक बात कही कश्मीर मुद्दे की, मोटे तौर पर भारत का सबसे विवादित मुद्दा जिस पर आपकी सरकार ने फैसला लेने का दम दिखाया। दूसरी बात पाकिस्तान की कही, यानी विदेश मोर्चे की आपने बात की, विदेशी मोर्चे पर हमने क्या बदलाव लाए। और तीसरी बात आपने कही भ्रष्टाचार, आर्थिक जगत जो है उसके आसपास ही आ जाता है। मैं सवाल करूंगा इसके ऊपर आपसे, लेकिन उससे पहले राजेंद्र आर्य साहब की प्रतिक्रिया ले लूँ इस पर। बोलिए आर्य साहब।
जेपी सर, देखिए विदेशी कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। जो विदेश से हम जो कर्ज लेते हैं वो हमारा 3 गुना के आसपास बढ़ चुका है। पेट्रोल 110 पार, डीजल 100 पार और रसोई गैस 900 पार। और मैं बता रहा हूँ विगत 2014 के बाद से, जब से ये सरकार आई है, मतलब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 9 गुना बढ़ी है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3.5 गुना बढ़ी है। और आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस ने 200 रुपए से पार आपका खाने का तेल यानी सरसों का तेल बिक रहा है। रिफाइंड तेल के दाम भी दुगने से ज्यादा बढ़ चुके हैं। दालें कभी भी 200 के पार नहीं हुई थी, लेकिन इस सरकार के अंदर हुई, क्योंकि इस सरकार ने विदेशों में दालों के उगाने के एमओयू किए, जबकि देश के अंदर सरप्लस खाद्यान्न का उत्पादन होता है। सरकार ने आप देखिए नोटबंदी का इनका जो इस सदी का मैं सबसे बड़ा घोटाला कहूंगा, जिसके अंदर 99.3% जो हमारा करेंसी नोट था वापस रिजर्व बैंक में आ गया। तो क्या हासिल किया? सबसे बड़ा घोटाला। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी को जिस तरीके से अव्यावहारिक तरीके से लागू किया गया, जिससे हमारा छोटा व्यापारी और जो कारोबारी है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। तो ये तमाम चीजें हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, जिसमें 70% उपभोक्ताओं ने दूसरा सिलेंडर भरवाया ही नहीं। जो पहला फ्री में मिला उसको लिया और दूसरा सिलेंडर भरवाया ही नहीं। उसके अलावा आदर्श ग्राम योजना इनकी फेल, उसके अलावा स्मार्ट सिटी योजना इनकी फेल, उसके अलावा आप देखेंगे कि लगातार ये सरकार फेल होने के कीर्तिमान रखी। बेरोजगारी के अंदर 45 सालों में सबसे बुरी स्थिति इस देश के अंदर पैदा हुई। आज भ्रष्टाचार की अगर ये बात करते हैं, विदेशों के अंदर राफेल की जांच हो रही है, लेकिन ये सरकार यहां पर राफेल की जांच नहीं करवाना चाहती। ये किस बात के लिए अपने गाल बजा रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप जांच तो करवाइए। कोल गेट के ऊपर यह सरकार सत्ता में आई थी और इस सरकार ने आने के बाद कोल इंडिया को बर्बाद कर दिया। आज कोल इंडिया 267 लाख टन कोयले का कम उत्पादन कर रहा है। देश के अंदर चौथा सबसे बड़ा, वर्ल्ड के अंदर चौथा सबसे बड़ा कोल उत्पादक, कोल रिजर्व का भंडार होने के बावजूद भी इस देश के अंदर ये देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कोयले का आयातक है। कोल इंडिया को किसके हाथों में बेचना चाहते हैं? पूरे के पूरे जो हमारे जो नेशनल जो एसेट्स हैं उनको बेचने का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो इन्होंने जारी थोड़ा की सा है। ये समझा दीजिए ताकि मैं एक महत्वपूर्ण सवाल ले जा सकूं मनीष पारिक के साथ। मुझे ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हमेशा से भाजपा पलटवार करती हुई आपके बारे में कहती आई है कि जीएसटी आप लाना चाह रहे थे, इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई। जो निर्णायक बात कर रहे हैं ना, उसकी बात बता रहा हूँ। कृषि सुधार का वादा 2019 के मैनिफेस्टो में आपका है, उसी तरह का है उसका लबोलुबाब जो ये लेकर के आए हैं। आप लाना चाह रहे थे, ये ले आए, उसका आप विरोध कर रहे हैं। राफेल डील आपके समय तय हुई, खरीदी इनके समय हुई, तो आपको उसमें नुक्ताचीनी करनी पड़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो आरोप है कि सारा तखमीना आपने बनाया था इन सब चीज़ों का, अमली जामा इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने पहनाया और अब आप उसमें नुक्ताचीनी करते हैं? देखिए जेपी सर, ये जो आप राफेल डील की बात कर रहे हैं, इस राफेल डील मैंने सारी बातें की हैं। एक मोटा मुझे बता दीजिए कि इन्होंने क्या नहीं, आपका नहीं, तरीका बदल दिया या बेसिक आप स्ट्रक्चर डील्स का बदल दिया, बिलों का बदल दिया? की तुलना कीजिए। जीएसटी के अंदर जबकि मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने लगातार विरोध किया कि राज्यों के हितों की बात। आज राज्यों, सबसे ज्यादा राज्यों की आय पर असर पड़ा है। सरकार ने राज्यों का जो कंपनसेशन की जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया और उल्टा उनको कहा कि आप कर्ज ले लीजिए। अरे भाई, राज्य क्यों कर्ज ले ले? उनके आय को तो आपने छीन लिया और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप कर्ज ले लीजिए। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, विदेशों में एमओयू कभी भी कांग्रेस सरकार ने नहीं किए, इन्होंने किए। विदेशों ने ना तो कभी कांग्रेस ने वादा किया था। दूसरा, आप देखिए ना, जो ये काले कृषि कानून बनाए, इसके अंदर जो क्या कहते हैं, स्टॉक लिमिट को जो इन्होंने खत्म कर दिया, उसके अंदर कालाबाजारी, जमाखोरी की जो बढ़ी है, उसका कौन जवाब देगा? आज दालों के भाव 200 से पार गए थे, किस वजह से गए थे? अरे साहब, देश के अंदर सबसे ज्यादा दालें होते हुए भी हम 200 से पार दालें खरीदने में हुए और सरसों का तेल 200 से पार है। ये इस सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है? रसोई गैस सबसे बड़ा सवाल तो ये है मनीष पारिक साहब कि आपने सब कुछ किया, पाकिस्तान को आपने अलग थलग कर दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ करके 2 हिस्से करके 2 देश भी बनाए थे। कश्मीर से आपने 370 हटाया, पूरे देश ने आपके लिए तालियां बजाई। लेकिन अब आज वहां क्या हो रहा है आपको अच्छी तरह से पता है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं इस डर से कि आतंकवादी उनको मार देंगे अगर वो वहां बसे रहेंगे। बाहर से कोई बसने की बात करे तो वो तो दूर की बात है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप नोटबंदी आपने पूरे देश में लागू की रातों रात, जिसका क्या नतीजा हुआ वो राजेंद्र राय ने भी बता ही दिया। उन आंकड़ों को झुठला दीजिए या तो। और इन सबसे अलग सवाल ये है
कि क्या ये सब बेरोजगारी की कीमत पर, क्या ये सब महंगाई की कीमत पर, इतनी महंगाई? मनीष पारीक जी। जी, मेरा निवेदन यही है भाई साहब कि ये जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, चटमंगनी पट ब्याह नहीं हो सकती। जितनी गहरी पॉलिसीज होती है उनका उतना ही लंबा इफेक्ट आता है। थोड़ा समझा दीजिए भाई साहब, दूल्हा दुल्हन पूरे देश के नागरिक हैं, उनको थोड़ा समझाइए भी ना कि ये चटमंगनी पर ब्याह नहीं होगा, आपका थोड़ा जो भी वक्त कोई इंतजार करना पड़ेगा। आप ऐसा कह लीजिए कि हथेली पे सरसों नहीं उग सकती है। हाँ। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जिन विषय पर अब मोनेटाइजेशन का रिजल्ट देखने में आएगा, आपने देखा डीमोनेटाइज हुआ है तो उससे कारण काला धन की समाप्ति हुई है। जितने रुपए आपके थे बैंक में दिए वापस ले लिए, उसमें क्या घोटाला है? एक बात नहीं, घोटाला तो नहीं है, उसका फायदा क्या है? उसके नुकसान मैं आपको गिना दूंगा। उसके कारण जो लोगों के इधर उधर पैसे थे, बेईमानी थी, वो समाप्त हुई है। लोगों को सीधा सीधा बात आई है, टैक्सेशन हमारी बढ़ गई है और आप देखेंगे कि जितने टैक्स पेयर पहले थे उससे कितने गुना बढ़े हैं। दो बातें मैंने आपको ये भी कहा कि इन्होंने कहा विदेश के मामले में नोटबंदी की जब वजह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रघुवीर साहब पुनिया जी से पूछूंगा मैं। बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ वो मनमोहन सिंह जी ने करा था आर्थिक सुधारों के नाम पे, तब कम्युनिस्टों ने इनसे समर्थन वापस ले लिया था। तब इन्होंने कहा था कि सरदार जी बहुत स्ट्रांग आदमी है। अब उनको मोदी साहब को कहने में दिक्कत हो रही है, अब कहते हैं कि बेच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो तरफा रवैया नहीं होना चाहिए। आप उस आर्थिक सुधार को तो बढ़िया बता रहे थे और अब आप कह रहे हैं 200 रुपए तेल। मैं कहना चाहता हूं 18 बरस में अगर रुपए की कितना हुआ, डिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो पूनिया जी से पूछ लेना, रुपए की कीमत नहीं घटी। ठीक है सर। और रुपए की कीमत नोटबंदी को लेकर के कांग्रेस ये देश पता नहीं कितने सालों में जाकर इसका फायदा या नुकसान समझ पाएगा, लेकिन मोटा मोटा लोग ये मानते हैं, ये थ्योरी आती है बार बार सामने कि साहब आपने सुधार की दवा जो थी वो इंजेक्शन के तौर पर आदमी के सीधी नस में डाल दी। जो आपको धीरे धीरे टैबलेट के तौर पर आप दे सकते थे, वो आपने एक बार में उस काम को कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति कोई उपक्रम चलाता है और अगर टैक्स चोरी करता है तो उसकी टैक्स चोरी तो हो सकता है आपने बंद कर दी हो, लेकिन उसके यहाँ अगर 100 आदमी काम करते हैं जो पूरे महीने कड़ी मेहनत करते हैं, 30 तारीख को उनको 1 नंबर का पैसा मिलता है मेहनत के तौर पर, मेहनताने के तौर पर। उन 100 आदमियों का रोजगार चला गया। तो क्या नोटबंदी इस मायने में सफल रही? क्या भ्रष्टाचार को रोकने में सफल रही? आज हम रोजाना एसीबी की खबरें राजस्थान में ही पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग रिश्वत में ले रहे हैं। तो कहां इससे भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग गया? रघुवीर पुनिया जी। जेपी जी, नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार पे भी अंकुश नहीं लगा। और नोटबंदी से जो काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी वो भी खत्म नहीं हो पाई। ठीक है, कुछ उसमें थोड़ा सा 5-10% का इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। लेकिन जेपी जी, मैं एक थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में जाके बात कहूंगा कि जो हर प्रधानमंत्री आता है देश का, वो देश के लिए कोई ना कोई नई योजना लेकर आता है। इसीलिए पूरी दुनिया की सरकारें इतिहास बोध से बहुत डरती हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी इतिहास में झांक कर देखेंगे ना, तो हर प्रधानमंत्री के कुछ न कुछ ऐतिहासिक काम किए हुए मिलेंगे। मैं ज्यादा पुराना नहीं जानता, लेकिन इंदिरा गांधी जी की बात करें, उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद में 1980 में उसने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स बंद किया, सिक्किम को भारत का अंग नहीं था, सिक्किम को भारत में मिलाया। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर अरेस्ट होना, पाकिस्तान के लाखों सैनिक अरेस्ट होना, ये ऐतिहासिक कदम पहले हो चुके हैं। अगर हम 1986 को देखते हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन, हम खुद राजीव गांधी जी की क्रिटिसाइज करने वालों में थे। मैं 10th क्लास में होता था 1986 में और बड़ी क्रिटिसाइज करते थे कंप्यूटर एजुकेशन की। नई शिक्षा नीति 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उस समय अलग तरह के रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद में आप नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के पास पूरा बहुमत नहीं था, आर्थिक उदारीकरण का दौर, उस टाइम पर ऐतिहासिक सुधार स्टार्ट हुए। मनमोहन सिंह यूपीए 1 की बात करता हूं मैं, जो मनरेगा जैसी योजना, सूचना का अधिकार जनता को मिला। तो मोदी जी ने भी निर्णय लिए। मोदी जी के लिए 2 बातों में कोई भी दो राय नहीं है। एक तो ये निर्णायक प्रधानमंत्री हैं, निर्णय जरूर लेते हैं। हो सकता है कुछ निर्णय सोच कर लेते हो, कुछ निर्णय सोचने के बाद में लेते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। दूसरा, मोदी जी हैं ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जनता जो ये निर्णय लेते हैं उन निर्णयों में जितनी भी खामियां हैं उनके साथ में झेल जाती है। मैं इंसॉल्वेंसी एक्ट आया इनका,
इंसॉल्वेंसी एक्ट में 50% इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू हो गया, 50% इंसॉल्वेंसी एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ है। जीएसटी आया, आ गया आनन फानन में, उसके बाद में लगातार उसमें रोजाना सुधार हो रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीएसटी एक्ट में जेपीजी अगर कोई भी गलत असेसमेंट हो जाता है तो उसके लिए रेमेडी के लिए एक जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान था जो आज तक नहीं बना। इनको कॉम्पिटेंट उसके लिए जजेस नहीं मिल पा रहे हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि अगर आपको जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बनाने तो आप बंद कर दें। सीधा हाई कोर्ट में जाना पड़ता है करदाताओं को। तो इनके एक बार मन में विचार आता है और वो निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद में जो उसके परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा लगता है। हाँ, ये आर्थिक मुद्दों के ऊपर चाहे नोटबंदी हुई हो, चाहे जीएसटी कानून की पालना हुई हो, चाहे इनकम टैक्स के अंदर एक फेसलेस स्कीम लागू की गई, ये एक हिस्टोरिकल प्रीपेक्स में मैंने इसका मूल्यांकन। ठीक है महेश शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। रघुवीर पुनिया जी ने बताया और आपका भी लंबा अनुभव है, जो फैसले बहुत बड़े फैसले और बहुत कड़े फैसले भी पहले के दौर में सरकारों द्वारा लिए गए वो उतने चर्चा में नहीं है। क्या समय चूंकि बहुत निकल गया है इसलिए, या वास्तव में अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं ये बरसों से दशकों से लंबित ऐसे फैसले थे जिनको लिए जाने की इसका साहस किसी ने नहीं दिखाया, अब सरकार ने दिखाया, इसलिए ये चर्चा में है। महेश शर्मा जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इसी सरकार ने यही अभी निर्णायक फैसले ले रही है। पहले की भी सरकारों और पहले के भी मतलब प्रधानमंत्रियों ने बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन जिस तरह से जो फैसले अब जो लिए जा रहे हैं उसको एक ये कहें प्रचारात्मक ज्यादा है, जिसके मतलब क्या कहता है ज्यादा पब्लिसिटी ली जा रही है। अब जैसे आज बैठक हुई है, आज वो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो फैसले लिए हैं वो बड़े निर्णायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फैसले आपने ले लिए, उनके रेपरकशन आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेंगे किस तरह की क्या, तब उसका मालूम पड़ेगा कि ये वास्तव में सही थे फैसले या मतलब जिसका वास्तव में ठोस उसका कोई नतीजा निकला है। अब मैं वो पुरानी सब चीजों में उपलब्धियों पर नहीं जाऊंगा, बल्कि आज की बात के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे जो घाटे में चल रहे थे उनको एक वापस से लाभ में लाने के लिए या उनसे रेवेन्यू अर्जित करने के लिए, अतिरिक्त रेवेन्यू सरकार के पास मिले, उसके लिए अब ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की एक कदम बढ़ाने की आज में जो उन्होंने कहा है, तो ये कि एक नया प्रयास हो सकता है। और ये अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रक्षा से लेकर के जिस तरह से अंतरिक्ष तक की बातें हो रही हैं कि उसमें हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होंगे, तो इसमें 2-3 सॉल्यूशन यूं देखा जा सकता है कि एक तो ये कि हमारे घाटे की जो उपक्रम है उन्हें लाभ में लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए या जो नए नवोन्मेष करने वाले जो युवा हैं उनको मतलब इस मामले में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ साथ ये सरकार की जो एक भूमिका एक साझेदारी के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करना तभी एक कि इतने करने के बाद जैसे अंतरिक्ष का मान लीजिए, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो नेतृत्व देने की क्षमता भी भारत को मिले, इस और भी दृष्टि से लिया जा सकता है। सब जगह अगर सभी देखिए मनीष पारिक साहब तो जी ठीक है महेश जी। आर्य साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, बहुत संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। आर्य साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो मतलब विपदा काल था, मतलब महामारी काल था, पूरे दुनिया के अंदर महामारी थी, उसके अंदर इन्होंने कृषि सुधारों के लिए समय क्यों चुना, इस सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाता है। दूसरा जो श्रम सुधारों के लिए भी और एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते थे उसमें भी इन्होंने पूरा का पूरा कर दिया। पर्यावरण के ऊपर इनका पूरा भी सरकार का कुछ भी फोकस नहीं है। ये सरकार और सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हीं की आय सबसे ज्यादा बड़ी, मतलब 97% लोगों की आय घटी। देखिए मनीष पारिक साहब एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए। ठीक है आर्य साहब आगे बात आपके सामने। देखिए सुनिए मनीष पारिक साहब, देखिए ये सब चीजें होती है ना, आदमी का जब पेट भरा हुआ होता है तब जो उसको चीजें अच्छी लगती हैं, तब उसको जो सुहाती हैं, उन सब मोर्चों पर आपने काम किया, समझ में आता है। वो डिबेटेबल आपके लिए हो सकता है लेकिन लोगों को समझ में आता होगा। लेकिन जब आदमी भूखा होता है तब उसकी प्रायोरिटी में जो चीज होती है उन मोर्चों पर जो कि महंगाई है,
जो कि बेरोजगारी है। नहीं, मैं आपको उन मोर्चों पर अगर फेल्योर है तो फिर बाकी सारी उपलब्धियां किस काम की? मेरा निवेदन यह है कि अगर 80 करोड़ लोगों को 8 महीने से राशन मुफ्त मिल रहा है तो निश्चित तौर पर मानिए कि उनकी जो महंगाई का जो दुष्परिणाम है वो उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और मैंने इसी से बचने के लिए ये बात हुई। जहाँ तक पेट्रोल की बात है, आपने कहा तो उसमें राज्य सरकारों ने भी उतना ही वो लगाया, क्योंकि उनको भी बात का जवाब दे दीजिए मनीष जी, समय खत्म हो गया। एक बात 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं? शिशु लोन पैसा पैदा कर रहे हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से दे रही है? पैसे दिए थे, बाकी के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स का बोझ लाद कर, उन्हीं से पेट्रोल के 110 रुपए लीटर लेकर वही तो आप दे रहे हैं। तो वो लोग देश के नागरिक नहीं है क्या? उनको सहूलियत के साथ जीने का अधिकार नहीं है क्या मनीष जी? नहीं, कंजम्पशन की बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों बातें हैं। अगर आप इस बारे को ऐसे देखते हैं कि इतनी बड़ी आपदा में सरकार ने अच्छा प्रबंधन किया, इतने लोगों तक राशन पहुंचाया, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि दोनों मोर्चों पर, ये चाहे मेडिसिन के, चाहे वैक्सीनेशन के, इनोवेशन के, सब मोर्चों पे भारत ने सबसे ऊपर काम किया है। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ज्यादा हमारे यहाँ पर लाभ हुआ है और उससे कम मृत्यु दर रही है। बहुत शुक्रिया पारिक साहब आपका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जाता है